नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम कक्षा 12 में NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 5 पर बात करने वाले हैं। ये चैप्टर कक्षा 10 में भी लगता है। इसमें हम सबसे पहले भू संसाधन और फिर जो दूसरा जो पार्ट है कृषि, उस दोनों पर बात करेंगे। यहाँ संसाधन से मतलब हम सब जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। और यहाँ किस संसाधन की बात हो रही है? भू संसाधन यानी भूमि संसाधन की बात हो रही है। तो एक तो भारत में भूमि संसाधन का जो क्लासिफिकेशन है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि कुल 9 प्रकार का है। वनों के अधीन क्षेत्र कौन सा है, कृषि कार्य में क्या है, गैर कृषि कार्य में क्या है, बंजर भूमि क्या है, प्रति भूमि क्या है, इन सब 5-6 बिंदुओं पर बात करेंगे। फिर हम दूसरे पार्ट में इस चैप्टर में कृषि और उसकी महत्वपूर्ण फसलों पर बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसके पार्ट 1 में भू संसाधन पर चर्चा करने वाले हैं। तो भू संसाधन यानी भूमि संसाधन की बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भू संसाधन, इस पर बात करेंगे डिटेल से, क्या है ये क्या नहीं है। तो संसाधन का मतलब हमने अभी बात की कि ऐसी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन या रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो यहां भू संसाधन से मतलब किससे है? भूमि के उपयोग से है, भूमि संसाधन से। और हम इसके पहले पार्ट पे बात करेंगे भूमि के उपयोग की, अर्थात भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। चलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि भारत में जो है भूमि उपयोग सभी वर्गों के सभी वर्ग, चाहे वो कृषि है गैर कृषि है, इन सभी वर्गों के योग के बराबर होता है। इन सभी वर्गों के योग के बराबर होता है भूमि संसाधन का जो पूरा लेखा जोखा आपका है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि भूमि उपयोग यानी भूमि संसाधन में भूमि उपयोग संबंधी, भूमि का उपयोग किस प्रकार से है, इन सब का लेखा जोखा, इन सब को पूरा जो है वो देखने वाला जो विभाग है वो जो है राजस्व विभाग है। भारत सरकार का राजस्व विभाग जो है वो भूमि संसाधन और भूमि उपयोग का पूरा लेखा जोखा रखता है। और भूमि उपयोग का जो कुल जो कार्य है वो इन सभी वर्गों के योग के जो है वो बराबर होता है। पहली बात तो ये। अभी हम इसके प्रकारों पर बात करेंगे डिटेल से। चलिए इसके बाद में अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। भूमि संसाधनों में भूमि उपयोग जो है वो कुल 9 वर्गों में किया जाता है। तो भूमि उपयोग वर्गीकरण क्या है कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे पास विश्व का 2.4% लैंड है। इस लैंड को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे भारत में किस भाग पर वन है, किस भाग पर बंजर भूमि है, किस भाग पर वर्तमान प्रति है, पुरानी प्रति है, किस भाग पर कृषि योग्य भूमि है यानी उसको बोलते हैं शुद्ध बोया गया या निवल बोया गया क्षेत्र, किस भाग पर भारत में उपवन बाग ये सब लगे हुए हैं। इन सब का मतलब है भूमि उपयोग वर्गीकरण यानी भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूमि को भारत में कुल 9 भागों में बांटा गया है। पहला जो एक भाग है वो है वनों के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र, अर्थात भारत में कितने % भूमि पर वन है। ये वर्तमान में 23 पॉइंट कुछ % भाग पर भारत में वन है। दूसरा जो एरिया है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बंजर व व्यर्थ भूमि का, बंजर व व्यर्थ भूमि का, यानी जो भूमि बंजर है परंतु इसको कुछ विधियों के द्वारा जो है कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है।
तो बंजर व व्यर्थ भूमि इस पर सामान्य तौर पर खेती नहीं हो रही है, परंतु कुछ तकनीकों से इसे हम जो है वो अपने कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि यानी किस भाग पर इमारतें बनी हुई हैं, किस भाग पर सड़कें हैं, वो सब चीजें जो है जहां इंडस्ट्रीज लगी है, उद्योग लगे हैं, ये सब जो क्षेत्र है वो कौन सी भूमि में आता है? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत जो है ये आता है। नंबर 4 जो एरिया है वो है स्थायी चारागाह क्षेत्र। जिस भाग पर चारागाह है, भारतीय लगभग क्षेत्र 4% भाग पर है स्थायी चारागाह क्षेत्र। नंबर 5 है विविध उपवनों व तरु फसलों के अधीन क्षेत्र। जिस भूमि पर बगीचे, बाग ये सब है, इस क्षेत्र की बात हो रही है। तो पहला वनों के अधीन, दूसरा बंजर व व्यर्थ भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र और विविध उपवनों व तरु फसलों के अधीन क्षेत्र। नंबर 6 जो है वो है प्रतिभूमि, यानी किसी भूमि को अगर कुछ जगह के लिए, कुछ समय के लिए खाली छोड़ा गया है तो वो है प्रतिभूमि। और आपके सिलेबस में ये 2 प्रकार की है, यानी प्रतिभूमि 2 प्रकार की है। एक वर्तमान प्रति और एक है पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। एक है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, और अंतिम जो बिंदु है वो है शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। तो भारत में भूमि उपयोग को कुल 9 भागों में बांटा गया है। तो पहला बिंदु है भारत के किस भाग पर वन है। दूसरा बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि, यह भूमि तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाई जा सकती है। ध्यान रखना है, इस भूमि को तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे आप राजस्थान के एरिया में मरुस्थल या पहाड़ी भूभाग को कृषि योग्य कर सकते हैं। वैसे बंजर में आते हैं, व्यर्थ भूमि में आते हैं, परंतु आप इस पर खेती जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, जहां हमारे निवास स्थान है, हमारे आवास है, जहां औद्योगिक इमारतें बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, पुल बने हुए हैं, रेलवे पटरियां हैं, ये सब, यानी जिस भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में नहीं हो रहा, उद्योग इसी भूमि में आते हैं। उद्योग इसी भूमि में आते हैं। तो ये 3 पहले। फिर है स्थायी चारागाह क्षेत्र। अच्छा, अगर हम डिटेल से बात करें थोड़ा सा और, तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं जो सारी है वो गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आती है। स्थायी चारागाह क्षेत्र जिसमें भूमि का एक छोटा सा भाग, यानी गांव के चराने वाले क्षेत्र। अभी हम आगे एक बिंदु पढ़ेंगे, साझा संपत्ति संसाधन। ज्यादातर गांव के जो बड़े जमींदार हैं उनका इन पर अधिकार होता है। यहां सामान्य तौर पर पशु चराने के लिए इस भूमि को प्रयोग में लाया जाता है। अंत 5वां है विविध उपवनों व तरु फसलों के अधीन क्षेत्र। जिस भूमि पर बाग बने हुए हैं, जिस भूमि पर हम बाग बगीचे लगाते हैं, वो सब जो एरिया है, यानी जिसको आप उद्यान कह सकते हैं, और फलदार वृक्ष, उद्यान और फलदार वृक्षों का क्षेत्र जो है वो इस भूमि के अंतर्गत आता है। अभी हम प्रतिभूमि की बात करते हैं। प्रतिभूमि, कुछ सालों के लिए भूमि को कृषि से वंचित रखा जाता है,
जब ये भूमि 1 साल तक खाली छोड़ी जाए, 1 साल तक के लिए खाली छोड़ी जाए, तो इसे वर्तमान परती भूमि कहते हैं। और यही भूमि जब 5 साल तक के लिए खाली छोड़ी जाए तो उसे पुरातन परती भूमि कहते हैं। तो परती भूमि कृषि से वंचित रखने वाली जो भूमि होती है, कई बार मिट्टी का उपजाऊपन अपने आप बढ़ाने के लिए कुछ वर्षों तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, जो कि पुरातन परती और वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत आती है। चलिए, फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 5 साल से अधिक, यहां 5 साल तक है, यहां 5 साल से अधिक समय के लिए अगर भूमि को खाली छोड़ दिया जाए तो वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पर आती है। इसे भी तकनीक के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। अंत में वो एरिया जिस भूमि पर हम फसलें बोते हैं, जिस भूमि पर फसल उत्पादन किया जाता है, फसलें काटी जाती है, उगाई जाती हैं, वो बोया गया क्षेत्र शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में ये 9 प्रकार का भूमि क्लासिफिकेशन है जो हमने अभी देखा। भूमि संसाधन क्या है, इसे किस प्रकार से बांटा गया है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है। भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से भूमि जो है वो चेंज हो गई है। पहले भारत में ज्यादातर लैंड पर कृषि होती थी, परंतु धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने के साथ, अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने के साथ साथ ये चीजें चेंज होती गई। इसके कुछ 3 या 4 पॉइंट है, इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन, तो इनका मतलब है कि भारत में आर्थिक क्रियाओं में किस प्रकार बदलाव हुआ है। कृषि भी एक आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रियाएं हमने 5 पढ़ के आए हैं। आर्थिक क्रियाओं में बदलाव के साथ भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन भी बदल जाता है। जैसे पहले प्राथमिक क्रियाओं का क्षेत्र अधिक था, वर्तमान में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं के क्षेत्र बढ़ने से भूमि उपयोग परिवर्तन भी जो है वो चेंज हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या भी इसमें सहायक होती है। तो बात करते हैं, पहला सबसे पहली चीज है अर्थव्यवस्था का आकार। साइज ऑफ इकोनॉमी कैसा है आपका। अर्थव्यवस्था के आकार से मतलब है कि आप जितनी भी देश में वस्तुएं उत्पादित करते हैं, उत्पादित वस्तुओं, और हम बात करते हैं दूसरी साथ में हमेशा सेवाओं की, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में इसे हमेशा मापा जाता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर का भाग अधिक है तो आप विकसित ज्यादातर कंट्रीज में आते हैं, परंतु अगर आपका प्राथमिक क्रियाओं पर ध्यान अधिक है तो आप सामान्य तौर पर विकासशील या अविकसित कंट्रियों में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था के आकार से भी यह पता लगता है। इसमें जनसंख्या, आय का स्तर और तकनीक महत्वपूर्ण होती है। इसमें जनसंख्या, वहां की आय का स्तर और तकनीक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार बढ़ती जनसंख्या के साथ देश विकसित नहीं हो पाते क्योंकि संसाधनों पर उनका भार बढ़ने लगता है। तो ये 3-4 चीजें जो है इसको महत्वपूर्ण फैक्टर में देखती हैं। इसके बाद में हम दूसरा बिंदु देखते हैं, अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में बदलाव। अर्थव्यवस्था की संरचना में अगर परिवर्तन हो जाए, यानी संरचना से मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक सेक्टर की है, द्वितीयक सेक्टर की है, तृतीयक सेक्टर की है, किस सेक्टर की है। तो द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, इन सभी सेक्टरों से पता लगता है। अगर ये चीजें चेंज हो जाए तो आपके भूमि उपयोग परिवर्तन का भी, अगर आपके किसी देश में द्वितीयक क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो वहां उद्योग धंधे अधिक होंगे,
प्राथमिक क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है तो वहां कृषि, मछली पालन, पशुपालन, पशुचारण या आपकी खनन जैसी विधियां जो है वो अधिक होंगी। तीसरा, अगर आप सेवा सेक्टर पर अधिक निर्भर कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें इसमें बदलाव होने से भी जो है आप भूमि उपयोग परिवर्तन में देखते हैं। जैसे भारत में ज्यादातर अब जो प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर लोग द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की ओर जा रहे हैं, यानी उद्योग धंधा और सेवा सेक्टर की तरफ जाया जा रहा है, तो इससे भी संरचना में बदलाव जो है वो आता है। तीसरा है समय के साथ कृषि में कम योगदान। ये तो हम सब देख रहे हैं, समय के साथ कृषि में कम योगदान। वर्तमान में लोग अपना सेक्टर चेंज कर रहे हैं और कृषि पर जो है वो इसका भार कम होता जा रहा है, परंतु भूमि पर कृषि की आवश्यकता होती है। भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का भार कम नहीं होता। तो वर्तमान में समय के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में कृषि आजादी के समय जो 52% भाग पर थी वो वर्तमान में 17.5% भाग पर सिमट के रह गई है। तो कई बार इन तकनीकों से भी जो है वो हम जो देखते हैं कि कई बार इन सब चीजों से भी हम देखते हैं कि कृषि भूमि पर इसका दबाव कम होता जाता है। चलिए, ये हमारे भूमि उपयोग परिवर्तन के कुछ बिंदु जो वो थे। अभी हम एक छोटे से बिंदु पर और बात करते हैं जिसका नाम है साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सीपीआर क्या होता है किसी के अंदर, इस पे बात करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे देश में भूमि को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है साझा संपत्ति संसाधन और एक होती है निजी संसाधन। निजी संसाधन वाली भूमि या निजी भूमि या साझा संपत्ति संसाधन। हमको सीपीआर पर बात करनी है। एक गांव का एक ऐसा एरिया जिस पर लोग पशुओं को चराते हैं, सामान्य तौर पर पूरे गांववासी उसमें अपना सहयोग देते हैं, ऐसी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। चलिए, क्या होता है, चलिए सामान्य रूप से इसमें होता है पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारे की भूमि आप ले सकते हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोग हेतु ईंधन या लकड़ी, गांव में आप देखते हैं कई बार लोग खाली पेड़ों से अपने लिए ईंधन या घरों के लिए जो खाना पकाने के लिए लकड़ी जो है वो तोड़कर लेके आते हैं। ऐसे एरिए, साथ ही कई छोटे मोटे उत्पाद जैसे कि औषधीय पौधे, रेशे, फलदार, ये सब जो चीजें होती हैं, जब ये सामान्य रूप से गांव में खुली भूमि पर उगे हुए हो तो पूरे गांव वाले इसका मिलकर प्रयोग करते हैं। ऐसी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन, आप इसे सामुदायिक भूमि भी कह सकते हैं। आप इसे सामुदायिक भूमि में भी जो है वो रख सकते हैं। इस प्रकार की भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग, इस भूमि का प्रयोग करते हैं। उनकी आजीविका कई बार इस भूमि से जो है वो चलती है। चलिए, ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी और ये थी हमारे लिए पहले 5 नंबर पार्ट के कुछ पहले छोटे बिंदु। दूसरे पार्ट में हम भारत की एक एक करके सभी फसलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
फसल हम एक क्लास में एक ही फसल को पूरा करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।